नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट पे। तो आज हम यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में एनएपीसीसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले एनएपीसीसी को फुल फॉर्म समझते हैं। एनएपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान। एनएपी मतलब होता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑन क्लाइमेट चेंज, ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्या है? फुल फॉर्म। एनएपीसीसी का फुल फॉर्म, एनएपीसीसी का फुल फॉर्म ये हो गया। इसे कब एडॉप्ट किया गया था एनएपीसीसी को? तो एडॉप्ट यानी स्वीकार कब किया गया? स्वीकार, इसे स्वीकार 2007 में किया गया, 2007 में। लेकिन इसको फोर्स यानी लागू कब किया गया? 2008 में। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। लागू और स्वीकार, ये चीज़ आप लोग जरूर याद करिएगा। ये 2008 में इसको लागू किया गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस एनएपीसीसी के अंतर्गत क्या है कि 8 मिशन आया था। ये चीज़ ध्यान रखना, एनएपीसीसी के अंतर्गत 8 मिशन आया था। ये चीज़ आपको बताते हैं, इसको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से मिशन है ये 8 मिशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 मिशन यहाँ पे स्टार लगाते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, 8 मिशन कौन कौन से हैं? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका निमोनिक्स। सहभाग सी, सहभाग सी, सहभाग हो गया, सहवाग, ये चीज ध्यान हो गया आपको। अब उसका सी, अब आप सोच रहे होंगे इस तरह क्यों लिख रहे हैं, तो इसको ईयर भी आपको याद करा देना है। जो से है वो 2010 में आया था, ठीक, और जो डब्लू है वो 2011 में आया था। अभी एक एक चीज को हम पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। जो ए है वो 2012 में आया था, 2012। जो जीसी वाला मिशन है वो 2014 में आया था। इसमें टोटल 8 मिशन हो गए। SEHH ये 4 मिशन, W एक 5वां मिशन, ये आपका 6वां मिशन, G और C 2 ये मिशन है। तो ये टोटल 8 मिशन हो गए। तो इससे आप याद कर लीजिएगा सहभाग सी, ये हो गया आपको। अब इसका ईयर 2010, 11, 12, एक 13 बीच में नहीं है, तो उसके बाद 14, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो पहला मिशन हम लिखते हैं यहाँ पे से, एस से। एस का मतलब समझो, एस जो आपको निमोनिक्स बताए हैं, ट्रिक बताए हैं, तो उसके समझो। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, सोलर मिशन, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक, दूसरा आपका ये 2010 में आया था, 2010 में। अब यहां पे लिखते हैं SEH, फिर H, W, फिर A, फिर G, सहभाग हो गया, और उसका C। ये चीज़ इतना ध्यान रखना आप लोग। अब उसके बाद लिखते हैं हम इसका पूरा टोटल 8 मिशन का नाम। तो आपका पहला सोलर मिशन हो गया। दूसरा आपका क्या है? इन्हांस होता है, इन्हांस, ई से इन्हांस होता है। तो नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। फिर उसके बाद जो आपका एच है, पहला एच का मतलब क्या है? यहां पे लिखते हैं, पहला एच का मतलब है हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसको ध्यान से समझो आप। अब दूसरा है आपका हिमालय से याद करना, हिमालय इकोसिस्टम। तो नेशनल मिशन फॉर क्या है? सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, सस्टेनिंग
हिमालय इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब जो डब्ल्यू है वो वाटर से रिलेट करता है, तो नेशनल नेशनल वाटर मिशन, वाटर मिशन। अब आगे देखो आप, ए का मतलब एग्रीकल्चर, तो ये चीज ध्यान रखना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये चीज हो गया। अब आते हैं जी से, जी से ग्रीन इंडिया मिशन, जी से क्या होगा, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, ये चीज ध्यान रखना। सी से क्या होगा, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, सी से क्लाइमेट चेंज आप डिनोट करता है, तो यहां पे ध्यान, नेशनल मिशन फॉर, नेशनल मिशन फॉर, मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन, नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये चीज ध्यान रखना। अब एक एक चीज को हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, कि सोलर, ये एस आपका सोलर मिशन, एंड ई से आपका एनहांस या एनर्जी को ट्रिक मार दो, ठीक। एच से आप क्या करो, हैबिटेट को, ये हैबिटेट हो गया। अब ये एक एच से हिमालय हो गया, ये चीज ध्यान रखना। डब्ल्यू से आपका ये वाटर हो गया, ठीक। ए से आपका एग्रीकल्चर आप याद कर लेंगे, जी से ग्रीन इंडिया याद कर लेंगे, सी से क्लाइमेट चेंज के बारे में आप याद कर लेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखो, अब यहाँ पे ये रहा हिमालय, ये आप सोलर मिशन यहाँ से याद कर लेना, एनहांस याद कर लेना, ठीक। हैबिटेट याद कर लेना आप लोग, आप यहाँ से हिमालय याद कर लेना, फिर एग्रीकल्चर यहाँ से ए से, डब्ल्यू से वाटर, ठीक, और आपका ग्रीन इंडिया मिशन, फिर उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज वाले में, ये चीज आप याद कर लेना। तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल आपके 8 मिशन हो गए। एनएपी में कितने मिशन है, 8 मिशन है। तो ये किससे याद करेंगे आप, यहाँ पे देखते हैं, ये सहवाग एच, सहवाग जी सी, मतलब सहवाग सी से, सहवाग सी से, ये चीज ध्यान रखना। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया एनएपी को, तो 2007 में, लेकिन मतलब लागू कब किया गया, तो 2008 में, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो, अब एक एक मिशन को हमको पढ़ना है पूरा अच्छे से। तो पहला आपका जो सोलर मिशन है वो 2010 में आया था, फिर ये भी 2010 में आया था, ठीक। अब फिर उसके बाद ये हैबिटेट वाला भी, ये भी 2010 में, फिर इकोसिस्टम वाला ये भी 2010 में, फिर ये 11 में आया था, फिर ये 12 में आया, फिर ये 12 में आया था, फिर उसका 2014, ये ध्यान रखना आप लोग। इतना आपको याद हो गया होगा सहवाग से, ठीक। अब आते हैं एक एक मिशन पे। पहले उसके पहले एक आप ग्रीन हाउस गैस जान लो कि प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। प्राथमिक GHG, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस, जी मतलब पहला जी का मतलब ग्रीन, एच मतलब हाउस, फिर जी का मतलब गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो पहला प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। जो जलवाष्प है वो जलवाष्प से, पहला आपका जलवाष्प है, दूसरा आपका ग्रीन हाउस गैस CH4 है, मीथेन है जिसको कहते हैं, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में, चौथा आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, पांचवा आपका O3 मतलब ओजोन है। यहाँ पे ये मीथेन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यहां पे ये भी लिख लीजिएगा, ये क्या है, ओजोन। ये आपका प्राथमिक GHG है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर पृथ्वी पे मतलब ये क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस से के बिना पृथ्वी का तापमान कितना हो जाएगा,
-18 डिग्री सेल्सियस चला। ये तो बस एक कहने की बात है, मतलब आपको बता रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने अभी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक एक मिशन को हम समझते हैं। तो पहला आपका मिशन था नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, सोलर मिशन जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन कहते हैं, नेशनल सोलर मिशन। ये कब आया? 2010 में आया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि बस इसमें ये ध्यान रखना कि सोलर को बढ़ावा दिया गया है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में कौन आता है? सोलर, क्योंकि सोलर मतलब सूर्य के प्रकाश से चलता तो है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये तो क्या है जो कभी नहीं खत्म होने वाली है, लवा, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें क्या टारगेट रखा गया कि 2022 तक हमको क्या करना है, 175 गीगावाट मतलब सोलर एनर्जी से प्राप्त करना, जो एनर्जी प्राप्त करना है वो सोलर से प्राप्त करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 2022 तक यहाँ पे ध्यान रखो, 2010 में क्या टारगेट रखा गया? तो 2010 में ये टारगेट रखा गया कि 2022 तक हमें क्या प्राप्त कर लेना है, 2022 तक हमें 20 गीगावाट तक प्राप्त कर लेना है सोलर एनर्जी। 20 GW का मतलब गीगावाट, तो यहाँ पे लिख देते हैं गीगावाट, ठीक। ये जब ये क्या हुआ कि 2015 में ही ये क्या हो गया, मतलब 2015 में ही ये प्राप्त हो गया था लगभग। तो होता क्या है कि फिर अगर ये प्राप्त हो गया 20 गीगावाट हमको सोलर एनर्जी का, तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर ये हम 2015 में एक नया टारगेट सेट किए, 2015 में एक नया टारगेट सेट किए कि 2022 तक ही हमको क्या करना है, 2022 तक 100 गीगावाट बिजली प्राप्त करना है, किससे? सोलर एनर्जी से, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब फिर ये भी प्राप्त हो गया 100 गीगावाट भी, तो 2022 में ये सेट किया गया, 2022 में ये लक्ष्य रखा गया कि 175 गीगावाट हमें प्राप्त करना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। 2022 तक हमें कितना गीगावाट प्राप्त करना है? 175 गीगावाट बिजली प्राप्त करनी है। अब ये 175 गीगावाट किससे किससे मिलेगा हमको, तो ये चीज़ ये भी टारगेट सेट किया गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं। इतना डिटेल नहीं पूछता लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखो, 100 गीगावाट GW मतलब गीगावाट, तो सोलर से वो प्राप्त होना है, ठीक। 60 गीगावाट, जो 60 गीगावाट है वो वाइंड, ठीक, वो वाइंड से प्राप्त करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो 10 गीगावाट है वो किससे प्राप्त करना है? बायो पावर से प्राप्त करना है, बायो पावर से। अब उसके बाद ध्यान रखो, इसके बाद कितना 5 गीगावाट बचा, तो 5 गीगावाट क्या किससे प्राप्त करना है? आपको स्मॉल हाइड्रो पावर से प्राप्त करना है, स्मॉल हाइड्रो पावर से प्राप्त करना है, हाइड्रो पावर से प्राप्त करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें ये रखा गया टारगेट, ध्यान रखो 2030 तक हमें 40% जो बिजली प्राप्त करनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से यानी सोलर सेल से प्राप्त करना है, ये ध्यान रखना। तो 2030 तक हमें ये टारगेट रखा गया, 2030 तक ये टारगेट रखा गया कि 40% जो बिजली होगी, 40% जो बिजली होगी वो नवीकरणीय ऊर्जा से हमें मिले, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी से मिले, नवीकरणीय ऊर्जा से मिले, अर्थात सोलर से मिले, अर्थात सोलर से मिले। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 2030 तक हमें 40% बिजली, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें और क्या हुआ, क्या पे लिखते हैं, एक सोलर रिसर्च सेंटर बनाया गया, सोलर रिसर्च सेंटर बनाया गया, रिसर्च सेंटर बनाया गया। अब इसके माध्यम से क्या हुआ, एनडीसी की स्थापना की गई, एनडीसी की स्थापना। अब एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिटरमाइंड क्या है, कंट्रीब्यूशन
ये कितने साल के लिए बनाए गए? 5 साल के लिए बनाया गया, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये ध्यान रखना आप लोग। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जो फोटोवोल्टिक के उत्पादन को बढ़ाना है, कितना मतलब कितना बढ़ाना है? 1000 मेगावाट पर ईयर बढ़ाना है। तो फोटोवोल्टिक के उत्पादन को बढ़ाकर कितना करना है? 1000 मेगावाट पर ईयर करना है, 1000 मेगावाट पर ईयर करना है। एम डब्ल्यू का मतलब होता है, एम का मतलब मेगा, डब्ल्यू का मतलब वाट है, और ये जो लगा पर, ये ईयर मतलब साल, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज आगे पॉइंट ध्यान रखो, अब एक चीज ध्यान रखो इसमें, 1000 मेगावाट बराबर, 1000 मेगावाट बराबर कितना होता है? बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा है ये। 1000 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे 1000 मेगावाट लिखा है ना, एक गीगावाट है, इसको बोल सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने सेकंड मिशन पे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड मिशन को NME और E। ये कब आया था? 2010 में आया था। अब इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? नेशनल सोलर मिशन को शॉर्ट फॉर्म में NSM, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? NSM, नेशनल सोलर मिशन, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, तो नेशनल मिशन एनर्जी एनहांस वाला था, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल मिशन, यहाँ पे लिखते हैं नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें क्या टारगेट रखा गया? इसमें ये टारगेट रखा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया गया इसमें 2022 तक 10,000 मेगावाट की बचत करना है। इसमें 2022 तक 10,000 मेगावाट की बचत करना है, मेगावाट की बचत। अब एक चीज ध्यान रखो इसमें, अब इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट 2010 में किया गया, इसको अडॉप्ट 2010 में, यानी स्वीकार 2010 में किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? यानी फोर्स मतलब लागू कब किया गया? 2011 में, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब ये 4 क्षेत्र में काम करता है, एनर्जी एफिशिएंसी, इक्विटी और एनवायरमेंट। इसके 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र यानी 4 एरिया। अब ध्यान रखो इसमें कौन कौन सा है? एनर्जी का क्षेत्र है इसका, एनर्जी एफिशिएंसी, दक्षता जिसे कहते हैं, इक्विटी, फिर एनवायरमेंट, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें क्या हुआ कि कई इस मिशन से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है, उसको इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म बस आप मतलब याद कर लीजिएगा। तो पहला फुल फॉर्म क्या है? पीएटी। तो पीएटी का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड, परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा आपका फुल फॉर्म क्या है? EEFP। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, ये ध्यान रखना आप लोग। तीसरा इसमें फुल फॉर्म है आपका MTEE। इसमें क्या है? मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी,
अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें उज्ज्वला आता है, SEEP आता है और BEE आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं उजाला। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखो कि उन्नत जीवन फॉर अफोर्डेबल LED बाई ऑल, मतलब फॉर ऑल। उन्नत जीवन बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। दूसरा आपका SEEP, तो इसका फुल फॉर्म सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम, सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम। तीसरा फुल फॉर्म इसमें है BEE, तो ब्यूरो फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। अब इसमें चौथा फुल फॉर्म आपका FEED। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें FEED क्या, इसमें फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें इसके अंदर दो फुल फॉर्म और हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखो आप लोग। यहाँ पे PRGFEE, PRGFEE, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना आप लोग। पार्टिकल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, पार्टिकल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये चीज़ ध्यान रखना। अब दूसरा इसके अंदर है VCFEE, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसके बाद तीसरा मिशन, अब बाकी सारे छोटे छोटे मिशन हैं, बस उसमें थोड़ा काम याद करना है बस आपको। तीसरा मिशन कौन सा है, यहाँ पे लिखते तीसरा आपका NMSH है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कब आया, 2010 में आया था। अब यहाँ पे ध्यान रखो, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें ग्रीन बिल्डिंग की बात की गई है, मतलब ग्रीन इंडिया, ग्रीन बिल्डिंग। ये चीज़ ध्यान रखना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसमें एक और है, अमृत की बात की गई है, अमृत। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अटल मिशन ऑन रेजुवेशन
एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, बस इसका कब आया था, ये कौन सा मिशन है, इसमें सिर्फ मिशन के नाम पूछते हैं, 8 मिशन के। इसके अंदर के जितना आप लोग बस बहुत कम पढ़िएगा, बस मिशन का नाम याद रख लीजिए, इससे काम चल जाएगा आपका, और ईयर याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दो आप लोग, चौथा मिशन कौन सा है, चौथा मिशन आपका, फिर चौथा NMSHE, NMSHE, ये ध्यान रखना, ये भी कब आया था, 2010 में आया था। ये हिमालय से रिलेट है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल मिशन फॉर, नेशनल मिशन फॉर, मिशन फॉर सस्टेनिंग द, सस्टेनिंग द हिमालय, हिमालय इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता, वन आवरण और अन्य पारिस्थितिकी जो भी तंत्र हैं उसके मूल्यों की रक्षा करना। हिमालय, यहाँ पे हिमालय लिखा है ना, तो हिमालय की बात करेगा सिर्फ, ये ध्यान रखना। हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, क्षेत्र में जैव विविधता, जैव विविधता, वन आवरण, वन आवरण, फिर और अन्य पारिस्थितिकी, और अन्य पारिस्थितिकी, अन्य पारिस्थितिकी मूल्य की, मूल्यों का संरक्षण करना, मूल्यों का, मूल्यों का संरक्षण करना। अब आते हैं अपने पांचवें मिशन पे। पांचवा मिशन क्या कहता है, पांचवा मिशन कौन सा है, NWM, NWM, ये कब है, 2011 में आया था, ये ध्यान रखना आप लोग। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल वाटर मिशन, W से आपका वाटर है, तो नेशनल वाटर मिशन, नेशनल, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन। इसमें क्या बोला गया कि जल उपयोग की दक्षता को 20% तक वृद्धि करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको बस लिख रहा है, जल उपयोग, जल उपयोग की दक्षता में 20% वृद्धि करें, 20% वृद्धि करें, यह ध्यान रखना आप लोग। अब जो छठवां मिशन है उसको समझते हैं। छठवां मिशन कौन है, NMSA, ये ध्यान रखना आप लोग। ये कब आया था, 2012 में आया था। अब इसमें देखो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझेंगे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखना आप लोग। इसमें यह बात किया गया कि वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, जहां पे वर्षा हो रही है जिस क्षेत्र में, वहां पे कृषि उत्पादकता में वृद्धि करूं। वर्षा आधारित क्षेत्र में, वर्षा आधारित क्षेत्र में, यहां पे एग्रीकल्चर लिखा ना, तो एग्रीकल्चर से ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। क्षेत्र में क्या करना है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है, उत्पादकता में वृद्धि, ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरा पॉइंट ये है कि देश में क्या है, देश में 60% कृषि जो है वर्षा आधारित कृषि होना चाहिए, और उससे खाद्यान्न कितना उत्पादन हो, 40% कम से कम। 60% जो कृषि हो, 60% कृषि जो होता है वो वर्षा आधारित हो, वर्षा आधारित हो, आधारित। इसमें जो खाद्यान्न उत्पादन होगा वो कितना प्रतिशत हो, कम से कम 40% हो। खाद्यान्न उत्पादन
उत्पादन वो 40% होना चाहिए। मान लो 60% जो कृषि हो रही है भारत में, मान लो लगभग 100% होती है कृषि, ये मान लो यहाँ पे एक सर्कल है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ से आपका ये कह रहा है कि 60%, ये 60% है टोटल आपका यहाँ से लेके, ठीक, ये आपका 60% है। तो 60% जो कृषि हो ये वर्षा आधारित हो, ठीक। अब जो इसमें जो उत्पादन भी हो ना, उसका 40% उत्पादन इसी से हो, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसमें कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट इसमें बनाया गया। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट बनाया गया। अब इसमें ध्यान रखो आप लोग, इसमें क्या पहला क्या क्या पॉइंट, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का काम किया गया। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया गया, को बढ़ावा। अब इसमें और दूसरा पॉइंट ये किया गया कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लागू किया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लागू किया गया, स्कीम 2015 में लागू किया गया। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें जो 7वां आपका मिशन है, बस 2 मिशन और है, 7वां और 8वां। 7वां मिशन कौन है, GIM। ये कब आया, 2014 में आया, ये ध्यान रखना आप लोग। तो GIM का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन। अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें यह बोला गया 6 मिलियन हेक्टेयर खराब वन भूमि का वनीकरण करना है। 6 मिलियन हेक्टेयर खराब वन भूमि का क्या करना है, वनीकरण करना है, मतलब उसमें वन लगाना है, वनीकरण। ये चीज हो गया आपका। अब एक चीज ध्यान रखो, भारत में क्या है, भारत में क्या है कि 23% वन को बढ़ा के 33% वन करना है। 23% जो वन है उसको कितना करना है, 33% वन करना है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, 50 से 60 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना है। CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, को खत्म करना, ये ध्यान रखना आप लोग। अब ये लास्ट आपका मिशन है, 8वां मिशन, C वाला, क्लाइमेट चेंज वाला, NMSKCC। ये कब आया, 2014 में आया, ये ध्यान रखना आप लोग। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये चीज ध्यान है, यहाँ पे CC का मतलब क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट को रिलेट करता है। तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें न्यू क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड बना, न्यू क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड बना। अब दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कोलैब किया गया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की गई। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपका 8वां मिशन ये कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखो, NEP को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसकी क्या विशेषता है, ये चीज को समझेंगे। यहाँ पे लिखते हैं NEP की विशेषताएं और उद्देश्य। तो विशेषताएं क्या है, NEP CC का
की विशेषताएं। विशेषता क्या है इसका, तो ध्यान रखा, ये सतत विकास की बात करता है, सतत विकास की बात करता है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, समाज के गरीब व कमजोर वर्गों का संरक्षण करता है, समाज के गरीब व कमजोर वर्गों का संरक्षण करता है, गरीब वर्गों का संरक्षण करता है, संरक्षण करता। अब तीसरा इसमें पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अनुकूलन व शमन दोनों के लिए बात करता है। ग्रीन हाउस गैस GHG, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस GHG के उत्सर्जन उत्सर्जन व शमन की बात करता है, शमन दोनों के लिए है, दोनों का बात करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब चौथा इसमें क्या विशेषता है, ट्रिपल P की बात करता है, ट्रिपल P की बात है। अब ट्रिपल P का मतलब क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है, पार्टनरशिप, यहां पे पार्टनरशिप की बात करता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसका NEP के उद्देश्य क्या क्या है, NEP के उद्देश्य, NAPCC के उद्देश्य, NAPCC का उद्देश्य क्या क्या है, तो इसको समझते हैं। तो ये क्या आता है, जागरूकता है किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, जागरूकता फैलाना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। दूसरा इसमें ये पॉइंट है, जीवन स्तर को बढ़ाना है, जीवन स्तर को बढ़ाना। अब तीसरा ये है, प्रतिज्ञा क्या लिए ये लोग कि भारत के प्रति व्यक्ति जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेंगे किसी भी बिंदु पर विकसित देशों से अधिक नहीं होगा। इसमें यह प्रतिज्ञा लिया गया कि जो भारत जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेगा वो विकसित राष्ट्रों से अधिक उत्सर्जन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ये NEP का उद्देश्य हो गया। यहां पे ये प्रतिज्ञा लिया गया कि भारत के प्रति व्यक्ति, भारत के प्रति व्यक्ति क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्या होगा, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विकसित देशों से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, यह चीज ध्यान रखना आप लोग। इसमें कुछ फुल फॉर्म है, उसको आप नोट कर लेना, फुल फॉर्म नोट करके लिख लेना आप। तो इसमें MHRD ये कब आया था, 1985 में बना। मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। अब इसमें ध्यान रखो, ये DRDO का फुल फॉर्म पूछ देता है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना आप लोग। ये कब आया, 1958 में बना था। यहां आपका NAPCC का जो 8 मिशन है उसके विशेषता, उसके उद्देश्य
क्या लाने के पीछे उद्देश्य थे, ये सब कंप्लीट करा देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद।